हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 17 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का है, और जो एनसीईआरटी का प्लान है वो 299 रुपीज़ का है। ये जो ईयरली प्लान है वो 399 रुपीज़ में अवेल कराया जा रहा है टिल 28 सितंबर। आपको करना क्या होगा, 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन की गई हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एक्सेप्शनल ग्रांट है वो तब की जाती है जब किसी भी सर्विस के लिए जो अमाउंट ऑथराइज किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो इनसफिशिएंट फाउंड हो उस पर्टिकुलर ईयर में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो वोट ऑफ क्रेडिट है वो तब ग्रांट किया जाता है जब अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करना हो अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो ग्रांट की जाती है स्पेशल पर्पस के लिए जो कि पार्ट नहीं होती किसी भी करेंट सर्विस की किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है और तीसरा भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने प्रेजेंट किया है फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लोकसभा में, इसीलिए न्यूज़ में था ये। देखिए जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है ना वो तब ग्रांट किया जाता है जब किसी भी सर्विस के लिए जो अमाउंट ऑथराइज किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो इनसफिशिएंट फाउंड होता है उस पर्टिकुलर ईयर में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो ग्रांट है उसको एक्सेप्शनल ग्रांट के नाम से नहीं जाना जाता, सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम से जाना जाता है। देखिए जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है ना वो मेंशन भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 115 में। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो वोट ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ना इसका यूज़ किया जाता है अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के लिए। कहाँ पे? अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा बजट डिसाइड होता है ना, अगर बजट के ओवर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बजट में कुछ डिसाइडेड था कि इतना खर्चा आएगा इतने लाख करोड़ का, अब पता नहीं अचानक से बीच में कोई और डिमांड आ गई, तो ये एक तरह से जानते हैं क्या होता है, उस अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से ब्लैंक चेक होता है एग्जीक्यूटिव के लिए, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक्सेप्शनल ग्रांट की बारे में बात करें तो ये ग्रांट होता है जो कि स्पेशल पर्पस को मीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो एक्सेप्शनल ग्रांट होता है वो पार्ट नहीं होता किसी भी करेंट सर्विस का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। इसे जो तीसरा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट था वहाँ पे ये सप्लीमेंट्री ग्रांट के स्टेटमेंट में मेंशन था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्रांट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो मीथेन हाइड्रेट के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो मीथेन हाइड्रेट है उसको फॉर्म किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर और मीथेन गैस को आपस में कॉन्टैक्ट में लाके हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो मीथेन हाइड्रेट गैस है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है ओशियन सरफेस से ड्रिलिंग करके। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं मीथेन हाइड्राइड के बारे में। देखिए हाल में एक स्टडी की गई है बायोजेनिक मीथेन हाइड्रेट को लेके, कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जो कि कंडक्ट की गई है कुछ रिसर्चर्स के द्वारा जो कि हैं अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। देखिए जो मीथेन गैस है ना वो फॉर्म होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर और मीथेन गैस के कांटेक्ट में आने से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। कहाँ पे? सच एज इन ओशियंस में, ज़्यादातर ये ओशियंस में फॉर्म होती है। इसे जो पहला स्टेटमेंट होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं मीथेन हाइड्रेट के बारे में। देखिए जो मीथेन हाइड्रेट होता है ना वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कंसिस्ट करता है मीथेन मॉलिक्यूल को, जो कि सराउंडेड होते हैं एक केज की तरह। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना वो मीथेन मॉलिक्यूल को सराउंड करते हैं एक केज की तरह, तो एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये।
जो एक केज की तरह दिखता है। देखिए जो मीथेन हाइड्रेट होता है ना वो आइस होता है, जो कि नेचुरली ऑकर करता है कहाँ पे, सब सरफेस डिपॉजिट में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में, जो कि फेवरेबल होती है उसकी फॉर्मेशन के लिए। इसको आइए देख लेते हैं फिगर में। देखिए जो मीथेन का मॉलिक्यूल है सराउंडेड है वाटर के मॉलिक्यूल से, एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। और जो देखिए जो मीथेन जो होती है ना वो ट्रैप्ड होती है कहाँ पे, सब सरफेस रीजन में। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मीथेन हाइड्रेट है ना इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आइस को रिमूव कर दिया जाए तो जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना उस पर्टिकुलर मीथेन हाइड्रेट के एनवायरनमेंट को अनस्टेबल बना देता है, जिससे कि इसको स्टडी करना और इसको हैंडल करना दोनों डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए इसको ड्रिल करके या कोर करके इसकी स्टडी ना की जा सकती है, ना इसको वहाँ से निकाला जा सकता है, उसका एक्सकेवेशन भी नहीं हो सकता एक तरीके से। तो क्योंकि ये बाकी ये जो है ना मीथेन हाइड्रेट वो सब सरफेस मटेरियल से थोड़ा डिफरेंट है, जो बाकी सब सरफेस मटेरियल होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मतलब सब सरफेस रीजन से अगर आप सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लीजिए सब सरफेस रीजन में तो ओवरलाइंग लेयर जो होती है ना एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इसको रखती है। अब जैसे ही इसको ऊपर निकालने की कोशिश करोगे तो जो प्रेशर लेवल होगा सब सरफेस रीजन का वो कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा वैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही क्या होता है, आइस वाला जो रीजन होता है वो मेल्ट हो जाता है और जो मीथेन गैस होती है वो एस्केप कर जाती है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मीथेन हाइड्रेट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ग्राफीन के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ग्राफीन है वो 1 एटम थिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये जो ग्राफीन है वो एलोट्रोप है कार्बन का। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ग्राफीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं ग्राफीन के बारे में। देखिए हाल में ही ना सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिसर्चर ने एक लेज़र इंड्यूस फॉर्म ऑफ ग्राफीन मास्क को डेवलप किया है, जो कि क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा कोरोना वायरस के स्पीसीज़ को, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो ग्राफीन होता है ना वो सिंगल लेयर कार्बन एटम होता है, इसीलिए इसको 1 एटम थिक भी कहा जाता है, और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रेफाइट के लिए। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ग्राफीन की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि ये जो हार्ड होता है वो डायमंड की तरह होता है, इलास्टिसिटी इसकी रबड़ की तरह होती है, ये जो टफ होता है स्टील की तरह होता है, और लाइटर एल्युमिनियम की तरह होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं ग्राफीन के। देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाता है। एलोट्रोप्स की बात करें, जो कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से, डायमंड और ग्रेफाइट, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट था। देखिए ग्राफीन के कंपोजिशन की बात करेंगे तो एक थिन कंपोजिशन का है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। जैसे मिनिएचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके बायोमेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटर, सोलर पैनल, बैटरीज, सेंसर और अदर डिवाइसेस। अभी हाल में ग्राफीन की टेस्टिंग हो रही है बैटरीज को लेके। तो बताइए कि आपको पता होगा कि जो बैटरीज का टेस्टिंग हो रही है इसलिए हो रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो उनमें ग्राफीन का यूज़ करके ऐसी बैटरीज को डेवलप किया जा रहा है जो कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, मतलब उनको एक बार चार्ज कर दे तो उनका बैकअप बहुत ज़्यादा हो और वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, मतलब उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो। तो ऐसी बैटरीज को डिज़ाइन किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो प्रसाद स्कीम के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पिलग्रिमेज और हेरिटेज साइट है उनको रिजुविनेट करना और स्पिरिचुअली ऑग्यूमेंट करना। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जितने भी प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ आंसर में ऑप्शन ए मेंशन होना चाहिए, सी मेंशन है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है ना उसने अंडरटेक कर लिया है टूरिज़्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को डेवलप करने का। किस साइट्स के लिए? बुद्धिस्ट साइट्स के लिए कंट्री में। देखिए एक तरह की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत ये सब कुछ किया जाएगा, जिनका नाम है स्वदेश दर्शन और प्रसाद। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के बारे में बात करें तो पहले इन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत,
उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का काम किया जाएगा आइडेंटिफाइड एजेंसीज़ के द्वारा। ये एजेंसीज किसकी होंगी? रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की होंगी। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लें तो देखिए, इसका जो पहला और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी नेशनल, ग्लोबल पिलग्रिमेज और हेरिटेज साइट हैं उनको रिजुवनेट किया जाए और स्पिरिचुअली ऑग्यूमेंट किया जाए। ठीक है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये है कि इसमें जो ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट किया जाएगा और अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा हेरिटेज सिटी का, लोकल आर्ट्स का, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन, जिससे कि लाइवलीहुड को जनरेट किया जा सके। मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाएगा जिससे कि ब्रिज किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस स्कीम के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो इंडियन ओशन कमीशन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो इंडियन ओशन कमीशन है वो एक एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इंडिया जो है मेंबर है इंडियन ओशन कमीशन का। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, हाल में ही ना इंडिया ने एक्सेप्ट किया है इंडियन ओशन कमीशन के ऑब्जर्वर स्टेटस को। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में था और इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट भी था, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंडिया को, ना कि इंडिया मेंबर है इस इंडियन ओशन कमीशन का। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आईओसी के बारे में। देखिए, एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की गई थी 1982 में और इंस्टीट्यूशनलाइज की गई थी 1984 में। किसके द्वारा? विक्टोरिया एग्रीमेंट के द्वारा, जो कि सेशल्स में हुआ था। देखिए, जो इंडियन ओशन कमीशन है वो कंप्राइज करते हैं 5 अफ्रीकन देशों को। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं वो। कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन ऑफ फ्रांस एंड सेशल्स। तो ये 5 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कमीशन के बारे में। देखिए, जो कमीशन है ना वो अफ्रीकन इंडियन ओशन रीजन से के द्वारा लीड किया जाता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए, इसका जो मिशन है ना वो ये है कि फ्रेंडशिप टाइज को स्ट्रेंथन किया जाए जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर है, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जो कि सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करे पूरी पॉपुलेशन को, एंटायर पॉपुलेशन को। कौन सी? जो कि अफ्रीकन इंडियन ओशन रीजन की है। ठीक है। देखिए, इस कमीशन का एक सेक्रेटेरिएट भी है जो कि लोकेटेड इन मॉरिशस में, और इसके 5 ऑब्जर्वर हैं, चाइना, इंडिया, EU, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफीन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस यूनियन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो सीड डिस्पर्सल के बारे में है। हमें ये बताना है कि उसके मेन मोड्स कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ग्रेविटी, विंड्स एंड एनिमल्स। तो बताइए कौन कौन से मोड्स है सीड डिस्पर्सल के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तीनों के तीनों मोड्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जो ऑप्शन सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो सीड डिस्पर्सल है ना वो एक तरह का फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि सीड्स का मूवमेंट होता है पेरेंट प्लांट से। इसमें मूवमेंट होता है, सीड को स्प्रेड किया जाता है या सीड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो सीड है वो अपने पेरेंट प्लांट से मूव अवे करता है। देखिए, प्लांट्स, आपको तो पता है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उनकी मोबिलिटी जो है वो इम्पॉसिबल है, वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं। तो क्या होता है कि सीड डिस्पर्सल के लिए ना उनको कुछ वेक्टर्स पे रिलाई करना पड़ता है जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं सीड को एक जगह से दूसरी जगह। वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। अगर बायोटिक वेक्टर्स की बात करें तो बर्ड्स इन सीड को कैरी करती है, और एबायोटिक वेक्टर्स की बात करें तो विंड जो होती है वो इन सीड्स को उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है। इनके मेन मोड्स क्या हैं सीड डिस्पर्सल को, उनको देख लेते हैं। तो मेन मोड्स हैं ग्रेविटी, विंड, बैलिस्टिक, वाटर एंड एनिमल्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सीड डिस्पर्सल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन वो प्लान बी के बारे में है। ये एक तरह का इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का। हमें ये बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ये जो इनिशिएटिव वो रिड्यूस करेगा ट्रैफिक को पैसेंजर ट्रेन में। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कहता है कि ये सेफ्टी ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए है। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये
हाइक करेगा टैरिफ्स को कंजेस्टेड रूट पे, जिससे कि टर्न अराउंड टाइम को इम्प्रूव किया जा सके। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो इनिशिएटिव हो वो ट्रीज़ को प्रिजर्व करने के लिए है न्यूली कंस्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्टेड रेलवे ट्रैक्स पे। तो बताइए इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रिलेटेड है सेफ्टी ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स से। देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी मेंशन है, बी को आपको पता है ये मधुमक्खियों के लिए होता है, और आपको पता है कि मधुमक्खियों से वाइल्ड एलिफेंट्स को डर लगता है। जो बजिंग साउंड होती है ना मधुमक्खियों की, उनसे वाइल्ड एलिफेंट्स को डर लगता है। तो एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें ट्रैक्स के किनारे स्पीकर्स को लगा दिया जाएगा और जिसमें से बजिंग साउंड आएगी बी की। तो एलिफेंट्स को लगेगा कि इस साइड बी है, तो वो डर के मारे ट्रैक्स की तरफ नहीं जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जिससे क्या होगा कि जो ट्रेन और एलिफेंट्स का कोलाइड होता है ना, एक्सीडेंट होता है, जो रेलवे लाइंस गुजरती है जंगलों से स्पेशली या किसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रेन और एलिफेंट्स के बीच में हमेशा इम्पैक्ट देखा जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इंडियन रेलवेज़ ने इसको अवॉइड करने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए वही सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि प्लान बी के अंतर्गत बजिंग साउंड को हनी बीज के लगाया जाएगा रेलवे ट्रैक्स के किनारे। कहाँ पे होगा? ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें क्या होगा, स्पीकर्स को लगा दिया जाएगा जिसमें साउंड ऑफ बीज आएगी, जिससे एलिफेंट मूव अवे करेंगे। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट्स को बजिंग बीज और स्टिंग से दोनों से वो डर लगता है। देखिए क्या होगा ना कि 50 बजिंग एम्पलीफायर्स को डिप्लॉय किया जाएगा इस प्लान के अंतर्गत एलिफेंट कॉरिडोर्स में। कहाँ पे? आसाम के स्टेट में, जहाँ पे 6000 एलिफेंट्स रहते हैं, जो कि 20% है टोटल कंट्री के एलिफेंट पॉपुलेशन के। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी प्लान बी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो बैम्बू नॉमिक्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि बैम्बू प्लांटेशन अर्बन एरियाज़ में किया जाएगा। इसके अंतर्गत इससे हो गया क्या कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाएगा और पॉल्यूशन फ्री क्लीन एयर को भी मेंटेन किया जा सकेगा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बैम्बू नॉमिक्स के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा बैम्बू को एज अ अल्टरनेटिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रूप में। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बैम्बू नॉमिक्स के अंतर्गत क्या होगा, बैम्बू प्लांटेशन को एनकरेज किया जाएगा फार्मर्स के द्वारा प्राइवेट लैंड्स पे। जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो बैम्बू नॉमिक्स है वो एक तरह का मूवमेंट है जो कि कॉम्बैट करेगा डेजर्टिफिकेशन को और क्लाइमेट चेंज को। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो बैम्बू नॉमिक्स है वो एक तरह का मूवमेंट है जो कि कॉम्बैट करेगा डेजर्टिफिकेशन को और क्लाइमेट चेंज को। ये किया कैसे जाएगा? ये ट्राइबल कम्युनिटी की मदद से किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है इंडिया में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में। ठीक है, देखिए जो बैम्बू इकोनॉमिक्स है ना, वो ये मूवमेंट जो है वो इंश्योर करेगा कि जो ट्राइबल्स रहते हैं वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके या इंश्योर कर सके, जिससे और इससे किसी भी एनवायरमेंटल हार्म को भी मतलब इस इनके जो स्टेप के द्वारा क्या होगा, ये जो स्टेप है ना वो किसी भी एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो लॉन्च किया गया था ये COP14 में लॉन्च किया गया था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 14 में लॉन्च किया गया था इसको, बैम्बू नॉमिक्स को। किसके? UNCCD के। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बैम्बू नॉमिक्स के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में है। हमें ये बताना है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी UNDP के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी UNEP के द्वारा। या लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी WWF के द्वारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रिपोर्ट जो रिलीज़ की जाती है WWF के द्वारा, तो ऑप्शन डी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए रिपोर्ट जो है ना वो रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। देखिए जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ना वो रिलीज़ की जाती है कोलैबोरेशन के थ्रू। मतलब कौन कौन कोलैबोरेट करता है? WWF इंटरनेशनल और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है,
अभी हाल में 13 एडिशन को लॉन्च किया गया है। देखिए ये तरह का बाइनियलर पब्लिकेशन है, मतलब साल में 2 बार इसको पब्लिश किया जाता है। और ये जो पब्लिश और जो रिपोर्ट है ना, वो ट्रैक करती है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस रिपोर्ट के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में है। हमें बताना है जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में या नागालैंड में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये असम में लोकेटेड है, तो ऑप्शन बी जो होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इस नेशनल पार्क को हाल में ही इम्पोर्टेड बर्ड एरिया आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस और रेयर बर्ड्स पाई जाती है। कौन सी बर्ड? वाइट विंग्ड वुड डक्स पाई जाती है और साथ में फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप इसकी लोकेशन को भी देख सकते हैं। ये देखिए असम वाला रीजन है और ये जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है असम का, यहीं पे ये नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है इस नेशनल पार्क के बारे में, जैसे कि ये स्प्रेड करता है 650 स्क्वायर किलोमीटर तक और ये ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ असम में लोकेटेड है। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के रीजन में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस नेशनल पार्क के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो नॉलेजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.